हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्ट्रैटेजीज़ एंड टिप्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि अपने को एग्ज़ाम टाइम के लिए किस टाइप का शॉर्ट नोट्स तैयार करना है और अपने को एग्ज़ाम की कॉपी को किस टाइप का डिस्क्राइब करना है, मतलब कि अपने आंसर को किस तरीके का लिखना है इसके बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं आपको बीएड और डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर फुल डिस्कशन वीडियो। और आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था अपने को PYQ मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर क्वेश्चन एनालिसिस करना है ना, और क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करना हमने जाना था। सो आज की इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि तो जैसे कि आपको उस टॉपिक या फिर क्वेश्चन के बारे में पता चल जाता है, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप उसे यूनिट वाइज अलग अलग अपना लिख लीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपको उसमें से IMP टॉपिक लग रहा है या फिर IMP क्वेश्चन लग रहा है, उसका आप नोट्स बनाना स्टार्ट करें, मतलब कि उसका आप कंटेंट तैयार करें नोट्स। तो इसमें आप लोग को नोट्स किस टाइप का तैयार करना है उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगी विथ एग्जाम्पल। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि अपने को एग्ज़ाम टाइम में किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट है सी केयरफुली एंड फॉलो पॉइंट, है ना। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि आपके रिजल्ट में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि फाइंडिंग आउट द मेन पॉइंट ऑफ द टॉपिक। तो जैसे कि आपको उस टॉपिक के बारे में पता चल गया कि हाँ, ये क्वेश्चन इस साल IMP है करके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि उस क्वेश्चन टाइप को पता करना। अगर वह टॉपिक जो है लॉन्ग नोट्स में पूछा जाता है तो उसको आपको किस तरीके का लिखना है, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है तो उसको आपको किस तरीके का लिखना है। बट मैंने जहाँ से स्टडी करी है वहाँ मैक्सिमम लॉन्ग नोट्स में ही पूछा जाता था, मतलब कि मैक्सिमम जो है 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता था। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, और उस एग्जाम्पल में मैं आप लोग को बताऊंगी गिजू भाई के एजुकेशन फ़िलॉसफी और उनके एजुकेशन के फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन रहा है इसके बारे में। तो इस प्रकार से जैसे कि आपको उस टॉपिक का क्वेश्चन टाइप पता चल जाता है, अगर वह लॉन्ग नोट्स में पूछा जाता है तो मैं आप लोग को यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें जो है अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, मतलब कि सिनॉप्सिस बना लीजिए कि अपने को उस टॉपिक का कौन कौन से पॉइंट को बताना है। जैसे कि आप उसका शुरुआत में इंट्रोडक्शन बता सकते हैं कि हम इस टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं करके, है ना। उसको आप अपने वर्ड में 3 to 4 लाइन उसको आप डिस्क्राइब कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर जब वो कोई थिंकर्स या फिर फिलोसोफर हो गया तो उनके बायोग्राफी के बारे में आप लोग को बता देना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हिज क्रिएशन, कि उन्होंने कौन कौन सी क्रिएशन करी है, मतलब कि कुछ बुक्स वगैरह लिखी हैं इसके बारे में। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे अगर उन्होंने एजुकेशन के मीनिंग या फिर डेफिनेशन दिए हैं उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है मेन पॉइंट पूछा गया है उसको आप बता सकते हैं। तो इसमें हम गिजू भाई के एजुकेशन फ़िलॉसफी को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें हम उनके एजुकेशन फ़िलॉसफी को ही डिस्क्राइब करेंगे। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट में 1-2 पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग उसको आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि उनके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स हो गया, करिकुलम हो गया इसको। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यहाँ पास ये सजेस्ट करूँगी कि एंड में आप जो है उस टॉपिक का कंक्लूज़न बता दीजिए कि उस टॉपिक का क्या निष्कर्ष निकलता है इसके बारे में, है ना। इससे आपका इम्प्रेशन जो है अच्छा पड़ता है और आप इजीली मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। यह तो बात हो गया नोट्स के बारे में कि आपको किस टाइप का लिखना है, चाहे वो अपने नोट्स के लिए हो चाहे वो एग्ज़ाम की कॉपी में हो। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, वो भी यूनिट वाइज, कि आप जो है एक यूनिट का जो भी टाइम आप डिसाइड किए हैं 15 to 18 मिनट्स का, उस टाइम पीरियड के अंतर्गत आप उसको लिख लीजिए। और जैसे कि आपका उस टाइम में आप एक यूनिट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप नेक्स्ट यूनिट में आ जाइए, आप उसी यूनिट को लिखते मत बैठना, नहीं तो फिर आपका बाकी का यूनिट छूट जाएगा। इससे आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके मार्क्स जो है कम हो जाएंगे।
सो यहाँ पास आप लोग ध्यान रखिए टाइम मैनेजमेंट का और अपने लिखने की स्पीड को बढ़ाइए। आपका लिखने का प्रैक्टिस भी होना चाहिए, मतलब कि आपको थोड़ा सा फास्ट लिखना आना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में मैं उतना फास्टली नहीं लिख पाती थी, जिसकी वजह से मेरा टॉपिक जो है छूट जाता था। सो मैं आप लोग को यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप जो है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पहले से कर लीजिए टाइम, जिससे कि आपके सभी पॉइंट आप जो है अटेम्प्ट कर सकें। सो आई होप कि मैंने आप लोग के साथ जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल, है ना, गिजू भाई के एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में, कि आप जो है एग्ज़ाम के लिए किस टाइप का शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में किस टाइप का लिखना है उसको मैं आप लोग को बीच बीच में बताते जाऊंगी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है गिजू भाई। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यहाँ पास बताना चाहूँगी जैसे कि आपको गिजू भाई का एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में पूछा गया है, तो ऐसा तो नहीं ना भाई कि आप उसका सिर्फ एजुकेशन फिलॉसफी बस को बता दिए और आप जो है 16 मार्क्स गेन कर लिए। तो इसीलिए आपको उसका पूरा सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा। और यदि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें से आपको कुछ पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग ऐड करने पड़ेंगे। और यदि इसे शॉर्ट नोट्स में अथवा में भी पूछता है तो आप उसका सिनॉप्सिस बनाकर उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो मैं आप लोग को जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ वो बीएड का एक फार्मूला है ना, बीएड मंत्रास है वो। तो इन सब चीज़ों को आपको पता होने चाहिए। तो इसको आप एक बार समझ लिए तो ये दोनों ईयर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जिससे आप जो है आसानी से मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपको न्यू आइडियाज़ मिलेगा। तो जैसा कि मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि गिजू भाई बाल साहित्य के क्षेत्र में वे फेमस एक शिक्षा शास्त्री हैं। तो इसमें से हम नेक्स्ट देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। तो इसी तरह से आपको भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बताना है ना। तो आप फ्रंट पेज में बता लीजिए कि आपको कौन कौन से पॉइंट को डिस्क्राइब करना है अपने आंसर शीट में, उसके बारे में। तो इसमें हम पहले देखेंगे लाइफ बायोग्राफी, है ना, गिजू भाई का जीवन परिचय। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हिज क्रिएशन, उनकी रचनाएं। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट में बता सकते हैं जो मेन पॉइंट को पूछा गया है उसके बारे में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ गिजू भाई। तो मैंने इस पॉइंट को इंक्लूड इसलिए करा है ताकि आपको गिजू भाई के बारे में अच्छे से पता रहे कि उन्होंने बाल साहित्य और छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए शिक्षा में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इस प्रकार से हम उनके एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना पड़ेगा टीचिंग मेथड्स, कि उन्होंने कौन कौन से टीचिंग मेथड्स को यूज़ किए हैं। फिर सेकंड लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे करिकुलम, गिजू भाई के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, शिक्षा में योगदान। और लास्ट में आप उसका कंक्लूजन बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट पेज में इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, है ना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लाइफ बायोग्राफी, जीवन परिचय। गिजू भाई का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1885 को सौराष्ट्र के चित्तल विलेज में। तो गिजू भाई का पूरा नाम है गिरजा शंकर भगवान जी बधेका, तो लोग इन्हें प्यार से गिजू भाई बुलाते थे। तो इस प्रकार से इनका एजुकेशन रहा है। इन्होंने एजुकेशन के थ्रू वकालत को अपना पेशा बनाया। इस प्रकार से वे सफल एडवोकेट बने, बट उनका वकालत में ज़्यादा दिन तक मन नहीं लगा और कुछ टाइम के बाद उन्होंने वकालत को छोड़ दिया, है ना। और इस टाइम राष्ट्रीय आंदोलन का दौर चल रहा था और जिसके अंतर्गत बहुत सारे नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हो रहे थे, है ना, जिनमें से एक था दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन, जो कि गुजरात प्रांत के भावनगर में यह जो है इस्टेब्लिश हुआ था। और इसी इंस्टीट्यूट में गिजू भाई के मामा जी श्री हरगोविंद पांड्या जी कार्यरत थे। तो इस प्रकार से 1920 में गिजू भाई ने दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में ही अपना एक बाल मंदिर स्थापित किया, मतलब कि उन्होंने छोटे बच्चों के लिए एक स्कूल तैयार करा और वहाँ उन्होंने शिक्षा देना प्रारंभ किया छोटे बच्चों को। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और अपनी पूरी ज़िंदगी जो है छोटे बच्चों के एजुकेशन में लगा दिया। तो इस प्रकार से इन महान शिक्षा शास्त्री का निर्माण हुआ 54 वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको उनके लाइफ से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हिज क्रिएशन, उनकी रचनाएं। वैसे तो गिजू भाई ने अपना पूरा जीवन जो है छोटे बच्चों के एजुकेशन में समर्पित कर दिया था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी क्रिएशन, बहुत सारे बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी रचनाएं करी हैं, जो शिक्षा जगत को गिजू भाई द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिनमें से दीवा स्वप्न और प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण, लैंग्वेज टीचिंग इन प्राइमरी स्कूल, यह उनका फेमस क्रिएशन है। तो इस प्रकार से मैं आप लोग को जानकारी के लिए ये बात बता दूं
कि गीजू भाई को गुजराती चिल्ड्रन लिटरेचर बाल साहित्य के रचयिता के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से दिवस स्वप्न में गीजू भाई ने एक शिक्षक को दिन में स्वप्न देखते हुए अपने प्राथमिक शाला को आइडल रूप में देखते हुए उन्होंने झांकी प्रस्तुत करके दिवस स्वप्न के अंतर्गत बताया है। वही प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण में उन्होंने प्राइमरी स्कूल में बच्चे के भाषा शिक्षण में किस तरीके का डेवलपमेंट किया जाए इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको उनके कुछ 2-3 क्रिएशन के बारे में पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है फिलोसफिकल थॉट्स ऑफ गीजू भाई। गीजू भाई के दार्शनिक विचारधारा। तो गीजू भाई के एजुकेशन फिलॉसफी को हम 2 पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है स्कूल और सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट। तो गीजू भाई ने स्कूल को मंदिर माना है, मतलब कि बाल मंदिर, जिसमें बच्चे रहते हैं और नॉलेज गेन करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने बाल मंदिर का वातावरण मंदिर के रूप में बनाने का प्रयास किया है, जो कि स्वच्छ शांत वातावरण हो, जिसमें बच्चे अच्छे से अपना नॉलेज गेन कर सके करके। वहीं सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट। तो गीजू भाई ने स्टूडेंट को, बालक को उस मंदिर का देवता मानते थे और वे कहा करते थे कि बच्चे को देवता मानो, मतलब कि उनका एक फेमस स्लोगन है बाल देवो भवः। तो इस प्रकार से वे बच्चों को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे, उनकी वे उपासना करते थे, उनकी वे सेवा करते थे और उन्हें जीवन यापन की कला सिखाते थे। तो इस प्रकार से गीजू भाई के दार्शनिक विचारधारा बाल साहित्य के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा भी उनका यह भी मानना था कि एक शिक्षक को उसमें जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठता की भावना होनी चाहिए, तभी वह बच्चे को अच्छा नॉलेज दे सकेगा, उनकी वह सेवा कर सकेगा। इसके अलावा भी उन्हें बच्चों के साइकोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए, जो छोटे बच्चों के साइकोलॉजी को समझ सके और वे बच्चों का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट कर सके। तो इस प्रकार से गीजू भाई का दार्शनिक विचारधारा अत्यंत ही प्रशंसनीय है। अब नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधि। तो गीजू भाई ने बहुत सारे टीचिंग मेथड्स दिए हैं, जिनमें से हमने कुछ ही पॉइंट को इसमें इंक्लूड किए हैं। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है वाचन पद्धति, रीडिंग मेथड। सेकंड पॉइंट है गीत पद्धति, सॉन्ग मेथड। थर्ड पॉइंट है खेल पद्धति, गेम मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकरण पद्धति, सिमुलेशन मेथड। और लास्ट पॉइंट है सुलेख पद्धति, कैलीग्राफी मेथड। तो इसमें गीजू भाई ने छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए अपना टीचिंग मेथड्स दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम, पाठ्यक्रम। वैसे तो गीजू भाई अपने करिकुलम में पोयम्स है, हिस्ट्री है, आर्ट्स है, गणित है, इत्यादि इन सभी विषयों को वे अपनी टीचिंग में एम्फेसाइज करते हैं, अपने शिक्षण में बल देते हैं। बट इसके अलावा भी वे स्पिरिचुअल एजुकेशन को, आध्यात्मिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में इंक्लूड करने की बात कहते हैं, ताकि बच्चे को जीवन में आध्यात्मिक सुख मिले, उसका जीवन सरल हो जाए करके, है ना। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने अपने करिकुलम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर, मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्धारित करने की बात कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको सभी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है उसको बस आपको अच्छे से पता होने चाहिए और उसको बस अपने वर्ड में डील करने की कोशिश करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, शिक्षा में योगदान। तो गीजू भाई के बारे में हमने इतने सारे पॉइंट्स के थ्रू हमने डिस्कशन किया, उससे स्पष्ट होता है कि गीजू भाई का शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। गीजू भाई रूसो के समान ही बच्चे को वो इम्पोर्टेंट प्लेस देते हैं, उनके साइकोलॉजी को समझते हैं, उन्हें वे देवता तुल्य मानकर उनके डेवलपमेंट पर एम्फेसाइज करते हैं। तो इस प्रकार से गीजू भाई प्रेजेंट स्कूल और जो भी टीचिंग मेथड्स है उसको उन्होंने कैद खाना बताया है, जहाँ बच्चे को कैदी की तरह रखा जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस तरह की पाठशालाओं का विरोध किया है और बताया है कि इससे बच्चे का मेंटल डिजीज़, मानसिक रोग बढ़ता है करके, जिससे वे विरोधी हो जाएंगे करके। तो इस प्रकार से गीजू भाई ने बालक को देवता मानते हुए उस बाल मंदिर का अपने आप को पुजारी माना है, जिसमें वे सच्चे भक्त की तरह बच्चों की सेवा करते रहे, उन्हें अच्छा जीवन बिताने के कला सिखाते रहे। तो इस प्रकार से उनका जो मैक्सिमम टाइम है वो बच्चों के साथ ही बीतता था, है। वे प्यार से बच्चों को सिखाते थे और उन्हें कार्य करने पर लगाते थे, है ना। उनके इन्हीं क्वालिटीज़ के कारण बच्चे उन्हें मूंछों वाली माँ के रूप में भी मानते थे। बच्चे उन्हें बहुत ही प्यार करते थे और उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे। तो इस प्रकार से गीजू भाई एक आधुनिक शिक्षा शास्त्री के रूप में हमारे सामने आते हैं।
और उनको बाल साहित्य का सम्राट माना जाता था। तो इस प्रकार से गिजुभाई का शिक्षा जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से आपको मेन पॉइंट को अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि आपके बीएड के एग्ज़ाम में पॉइंट इज़ द किंग, है ना। आपको पॉइंट के बारे में अच्छे से पता होने चाहिए, उसको अपने वर्ड में डील करना आना चाहिए। बस यही है आपका बीएड का फॉर्मूला, जो कि मैंने इस वीडियो के थ्रू, है ना, बताने की कोशिश करी है। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए आपकी कोई भी सजेशन या फिर एडवाइस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस आपके पास इजीली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।